हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग ने एक सीरीज अभी स्टार्ट करने वाले हैं और वो जो सीरीज होगा कम्प्लीटली प्लांट प्रोटेक्शन को देखते हुए प्लांट प्रोटेक्शन के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। और जितने भी प्लांट प्रोटेक्शन में जनरल एग्रीकल्चर से आने वाले पोर्शन है, दैट मीन्स पेपर वन कंप्लीट आपको यूट्यूब पे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको दिखने को मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि डेली बेसिस पे आपकी एक क्लास लें और क्लास लेकर रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएं। हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि पेपर टू को जैसे पेपर वन समाप्त होगा फिर पेपर टू को भी टारगेट बेसिस पे या फिर उसको भी वीडियो बनाकर एक एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाए। फिलहाल हम जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट में हैं और जनरल एग्रीकल्चर 5 से 7 लेक्चर होगा। उस 5 से 7 लेक्चर में जनरल एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से जितना डेप्थ में जा सकते उतना डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। जनरल एग्रीकल्चर के बाद फिर हम एग्रोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, फिर एग्रोनॉमी को हम कंटिन्यूअसली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम जनरल एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि आप सबको एक और बात बता दें क्लास स्टार्ट करने से पहले कि हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया है और वो ग्रुप जो है हम लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और उसके साथ साथ डेली टारगेट बेसिस उस पर दिया जाता है। टारगेट हमने जैसे आज का टारगेट जो भी था मैंने स्टूडेंट लोग को दे दिया है, वो पढ़ेंगे। फिर 8 बजे अपन उसी टारगेट बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उस पूरे पोर्शन का, खुद से क्वेश्चन बनाकर उस ग्रुप में डालेंगे। तो अगर आप लोग ने भी उस चैनल को या फिर उस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि 1% भी आपको हेल्प वहाँ से हो जाएगी तो। अदरवाइज जब आप ग्रुप में आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस ग्रुप से हमारा हेल्प होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिलहाल हम बात करते हैं, बाकी कोई भी डाउट आएगा तो नीचे क्यूरी में नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कोई भी क्यूरी आता है आपको तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो IBPS AFO का एग्जाम हो, प्लांट प्रोटेक्शन का एग्जाम हो, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का एग्जाम हो, इन दोनों एग्जामों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन इसमें जनरल एग्रीकल्चर में हम मेजर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फादर, रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हम जनरल एग्रीकल्चर में ही पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एग्रीकल्चर होता क्या है। सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिर जनरल एग्रीकल्चर है क्या। और इस एग्रीकल्चर में सबसे पहले हमें फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज पे बात करना है कि इस लैंग्वेज का निर्माण कहाँ से हुआ। उसके बाद फिर आगे हम शिफ्ट करेंगे किसी दूसरे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करें कि ये जो लैंग्वेज है, आप हमेशा जैसे कि क्लास 12th में अगर आपने एग्रीकल्चर लिया होगा तो उस समय से लेकर अभी आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तब तक अभी हम क्या सुनते हैं कि एग्रीकल्चर, क्या सुनते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, एग्रोनॉमी ड्राइव फ्रॉम एग्रोनॉमी, ग्रीक वर्ड। क्या है ये ग्रीक वर्ड, क्या है ये लैटिन वर्ड, इसको हम समझते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या नाम देते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर या फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। अब फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो मान लो कि किसी कंट्री में कोई भाषा बोली जा रही है, जैसे संस्कृत बोली जा रही है इंडिया में, पहले संस्कृत बोलते थे तो संस्कृत भाषा को हम मानते हैं कि इंडिया में बोली जा रही है। कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे लैटिन भाषा बोली जा रही है, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जा रही है, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जा रही है, और कुछ ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो एंग्लो सेक्शन जिसको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब अदर अदर प्लेसेस पे अदर अदर कंट्री में अदर लैंग्वेज बोली जा रही है। अब इससे क्या होगा कि संस्कृत वाले कंट्री का जो भी पर्सन होगा उसको लैटिन भाषा समझने में, सीखने में, या फिर ऐसा मान लो कि अगर लैटिन भाषा कंट्री में जाते हैं जहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है तो फिर इनको बहुत ज़्यादा बैरियर होगा। क्या बैरियर होगा? भाषा का समझ नहीं हो पाएगा, और भाषा का समझ नहीं होगा तो एक दूसरे से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो अपने आप को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे भाषा एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। मान लो कि आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपकी पर्सनली जो स्टेट है, पर्टिकुलरली जो स्टेट है, उस पर्टिकुलरली स्टेट का इंडिविजुअल लैंग्वेज बोली जाती है। हम अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो कि मैं बिहार से हूँ, अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली बागड़ी एक भाषा होती है,
और बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। तो अगर मान लो कि राजस्थान वाले को बिहार आना हो या बिहार वाले को राजस्थान आना हो, तो भाषा का समझ होनी चाहिए, तभी जाकर क्या समझ पाएगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाएगा, एक दूसरे को समझ पाएगा या फिर बातें कर पाएगा। तो इस तरह से बहुत दिक्कत होती थी, ना तो संस्कृत वाले लैटिन वाले की भाषा समझते थे, ना लैटिन वाले ग्रीक भाषा का, ना ग्रीक वाले फ्रेंच भाषा का, ना फ्रेंच वाले एंग्लो सेक्शन का, या फिर ओल्ड इंग्लिश जिसे हम कहते हैं वो भाषा नहीं समझ पाती थी। तो इन सब में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन निकल के आया कि हम सब आपस में क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं और हम सोल्यूशन निकालते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो जब आपस में बैठा गया, जब आपस में बैठ के बातें की, तो उनको ऐसा लगा कि हम सब जब आपस में बैठे हैं तो एक ऐसे भाषा का निर्माण कर सकते हैं जो ओवरऑल सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे कंट्री में, सारे स्टेट में बोले जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हमने भाषा का निर्माण कर दिया, इंग्लिश। किसका भाषा का निर्माण कर दिया? इंग्लिश भाषा का निर्माण कर दिया। अब इस केस में होगा क्या कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाएगा। हालांकि हम जब स्पोकन सीखते हैं थोड़ी बहुत बोलने के लिए, अपन थोड़ी सी इमेज क्रिएट करने के लिए या एक्सप्रेशन बताने के लिए, तो उस चीज़ में क्या होता है कि बताया जाता है स्पोकन में कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को क्यों बोला जाता है इंटरनेशनल लैंग्वेज? क्योंकि इंग्लिश का जो निर्माण हुआ उस समय सारे देश के लोग एक साथ बैठकर ये डिसीजन लिया कि इंग्लिश एक भाषा ऐसी है जो आपको आनी चाहिए, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के बाद क्या हुआ कि संस्कृत वाले तो अपने देश में संस्कृत बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो लैटिन वाले कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वो इंग्लिश यूज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैटिन वाले को भी आ रहा है, संस्कृत वाले को भी आ रहा है। तो उनका पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो भी बचा रह जाएगा, वो अपन पर्टिकुलर एरिया में यूज कर लेंगे, बाकी का रीजन में, बाकी का कंट्री में, बाकी के जगहों पे वो अपना इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलेंगे। तो इस तरह से करके इंग्लिश एक भाषा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? एक भाषा का निर्माण हुआ। इसको अदर शब्द में समझते हैं कि दूसरे भाषा में इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो दूसरे भाषा में हम अपने स्टेट को लेते हैं, अपने कंट्री को लेते हैं। मान लेते हैं ये इंडिया कंट्री है, यहाँ पे मान लेते हैं कि बिहार है जहाँ पे भोजपुरी बोली जा रही है, यहाँ पे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है जहाँ पे अवधी बोली जा रही है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है जहाँ पे बंगाली बोली जाती है, यहाँ पे अगर मानते हैं राजस्थान है तो राजस्थानी बोली जाती है। फिर अगर हम सेंट्रल में बात करें तो मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपको मतलब हिंदी और जो मध्य प्रदेश का लोकल भाषा होगा वो बोली जाएगी। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जा रही है। मान लेते हैं कि कोई यूपी का बंदा है, उसको बिहार आना है, तो एक केस तो ये हो सकता है कि बिहार वाले को अवधी आनी चाहिए, या फिर बिहार वाले या फिर अवधी जो बोल रहे हैं यूपी वाले, उनको बिहारी आनी चाहिए, तभी जाके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। अगर मान लो इस तरह से भाषा का निर्माण ही ना हो, जो कॉमन एक लैंग्वेज हो जो हम सब समझते हैं, तो फिर दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि हम कितना भाषा सीखेंगे, हमारे पास बहुत सारा भाषा है। तो इस केस में एक हिंदी भाषा का निर्माण किया गया कि अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, हिमाचल प्रदेश, कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आपको एक हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। जो आप कहीं पे भी जाते हो अदर स्टेट में, तो आप हिंदी बोलोगे तो वहाँ के लोग समझ लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, अब आसान हो जाएगा कि दूसरे जगह पे जाके जाने के बाद भी हम अपने लैंग्वेज को आसानी से समझा पाएंगे, हम अपनी भाषा को, हम अपने फीलिंग को आसानी से बता पाएंगे। तो इस तरह से करके क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हुआ, यानी कि लैंग्वेज का निर्माण हुआ। अब लैंग्वेज का जब निर्माण हो गया, तो अभी हम आज पढ़ते हैं कुछ ऐसे लैंग्वेज, आपको याद रखना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो बेसिक, लेकिन आपको क्लियर करने में, जो आगे हम जब कठिन कठिन शब्द पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। फिर हम वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है, इसलिए पहले फॉर्मेशन ऑफ भाषा और ब्रांचेस आज की क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो फॉर्मेशन तो हम लैंग्वेज के हमने बना लिया। अब लैंग्वेज के फॉर्मेशन के बाद आपको कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखना। जैसे एक लैंग्वेज होता है लैटिन। अब लैटिन क्या है? तो एक भाषा है जहाँ पे, मतलब एक कंट्री है जहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है। जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, ये सब किस क्या है? भाषा है। तो लैटिन एक भाषा है। तो लैटिन के अगर हम बात करते हैं कि लैटिन से कौन कौन सा शब्द लिया गया, तो याद रखेंगे जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो। क्या हो? जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो। अब जो कल्चर लगा हुआ है वो लैटिन शब्द से लिया गया। अब ये कल्चर क्या है? तो कल्चर हमारे पास इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, तो जिसके लास्ट में कल्चर है वो हम कहते हैं कि ये लैटिन से लिया गया। वहीं अदर साइड देखें तो हम पढ़ते हैं कि जिसके लास्ट में नोमी हो, या फिर जिसके लास्ट में लोजी हो,
या फिर जिसके लास्ट में आर वाई हो, ये बताएगा कि वो जो शब्द है वो किससे लिया गया है, तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अपवाद हर जगह का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भाषा है, कुछ ऐसे लैंग्वेज है, कुछ ऐसे टर्म है जिनके पीछे ना तो कल्चर लगा हुआ है, ना तो नॉमी लगा हुआ है, लेकिन वो दोनों ना तो लैटिन से है ना तो ग्रीक से। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लैग कल्चर क्या हो जाएगा, इस चीज को लिख लीजिएगा क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैग कल्चर, लैग कल्चर का मतलब है कि हमारे पास जो लैग होता है वो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। लेकिन ट्रिक यहाँ पे फेल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिसके लास्ट में कल्चर है तो यहाँ पे इंक्लूड कर दो क्या, कि ये लैटिन से लिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि लैग कल्चर किससे लिया गया है, तो संस्कृत और लैटिन दोनों से लिया गया। क्लियर है इस पॉइंट को। दूसरा, एक तो लैग कल्चर हमने बता दिया, दूसरा आपको क्या समझना है, दूसरा आपको समझना है कि आपके पास जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज, तो सिट्री कल्चर। कौन सी लैंग्वेज है, सिट्री कल्चर। सिट्री कल्चर का मतलब क्या होता है, एक तो सिट्रस, सिट्री, सिट्रिक भी कहते हैं, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो जो सिट्री शब्द है ये लिया गया है ग्रीक से। किससे लिया गया है, ग्रीक से। कल्चर जो है वो लैटिन से लिया गया है। तो ये ग्रीक प्लस लैटिन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक्सेप्शन है। किसका, कल्चरल का या फिर लैटिन भाषा का। तो ये दोनों भाषा से ली गई है, ये क्लियर रखिएगा आप लोग। उसी तरह जिस तरह से हमारे पास जिस तरह से हमारे पास लैटिन वर्ड था, उसी तरह से हमारे पास ग्रीक का भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। क्योंकि हमने अभी क्या बताया कि अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। अब उस केस में क्या होगा कि जिसके लास्ट में हमने बताया कि नौमी है, जिसके लास्ट में लॉजी है, और जिसके लास्ट में आर वाई है, ये तो शब्द ग्रीक से लिया जाएगा, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जिसके लास्ट में लॉजी होने के बावजूद वो वो उस लैंग्वेज से नहीं लिया गया। जैसे पोमोलॉजी आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, पोमोलॉजी पढ़ते हो। तो पोमो प्लस लॉजी, पोमो जो है हमारा ग्रीक का है, ठीक है, और लॉ, एक मिनट, पोमो जो है हमारे पास लैटिन का है। क्या है, पोमो हमारे पास लैटिन का है, और लॉजी हमारे पास किसका है, तो ग्रीक का है। तो ये लैटिन प्लस ग्रीक के मिलकर बना हुआ है, तो पोमोलॉजी एक्सेप्शन में आ जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजी। क्या हो जाएगा जी, सोशियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो सोसाइटी है वो लैटिन से लिया गया है, और जो लॉजी है वो ग्रीक से लिया गया है, इसलिए हमने कह दिया कि ये एक्सेप्शन है। तो लैटिन और ग्रीक ये हो जाएगा, इस बात को याद है। तीसरी जो एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है वो है फॉरेस्ट्री। क्या है, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो है ये लैटिन शब्द से लिया गया है, और वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री, क्या कहेंगे उसको, फॉरेस्ट कहेंगे। तो फॉरेस्ट्री हमारा किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अभी तक हम एग्रीकल्चर क्या होता है नहीं समझ रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ भाषा समझ रहे हैं कि भाषा का निर्माण किस तरह हुआ है। चलिए, ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं कि अब एग्रीकल्चर, तो बता दीजिए गुरुजी कि एग्रीकल्चर होता क्या है, आप इसी समय से घुमा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में आपको याद क्या रखना है कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एगर या एग्री और कल्चर। क्या होता है, एगर या एग्री या कल्चर। एगर का मतलब क्या होता है, एगर का मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। क्या होता है, कल्टीवेशन। तो अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज, या कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, यही कहेंगे। लेकिन ये पहले की बात है, मतलब जब ट्रेडिशनली हम लोग क्रॉप ग्रो करते थे, जब हमारे पास पहले खाने के लिए नहीं था, हमारे पास सिर्फ यही मुद्दा था कि हम किसी भी तरह करके कोई प्रोडक्शन कर ले, किसी भी तरह से करके हम भोजन अपने कर ले। तो उस कंडीशन में हम इसे कहते थे कि अगर सॉइल में किसी प्रकार के कल्टीवेशन कर रहे हैं उसको हमने एग्रीकल्चर कह दिया। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी बदल चुकी है।
क्या हो चुकी है? आज के डेट में समय बदल चुका है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया है, बहुत ज़्यादा साइंस का आविष्कार हो गया है। तो इस कंडीशन में हम ये सिर्फ कहना सही नहीं होगा कि सॉइल की स्टडी करके या सॉइल में किसी क्रॉप को ग्रो करके जो हम फार्मिंग कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर है। ये सही नहीं होगा 100%। तो फिर क्या सही होगा सर? तो सही ये होगा कि आप जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, क्या करते हो? क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, वो भी इट इज़ द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा, आप जो एनिमल हस्बेंड्री करते हो जिसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं, तो लाइव स्टॉक भी क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉइल पे ही फार्मिंग कर रहे हैं। तीसरा हो जाता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं सॉइललेस फार्मिंग। तीसरा क्या हो जाएगा? सॉइललेस फार्मिंग, जिसके पीछे हम हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, एक्वाकल्चर पढ़ते हैं। क्योंकि मिट्टी के बिना भी इसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे कह देंगे कि ये हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है? उसके साथ साथ सम इंटरप्राइजेज या सम रिलेटेड इंटरप्राइजेज को भी हम एग्रीकल्चर ही कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्या पूछे आपसे? आपसे पूछे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है? क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? तो हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर, सबसे पहले आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर है क्या, तो हम क्या कहेंगे जी? कि इट इज आर्ट। ये एक प्रकार के आर्ट है। क्या है? एक आर्ट है। इट इज साइंस। ये एक प्रकार के साइंस है। एंड इट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। ये एक प्रकार का टेक्नोलॉजी भी है। अब इसको समझते हैं, आर्ट कैसे है? आर्ट इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे चीजें होती है, प्रैक्टिसेस होती है, जिसके लिए करने के लिए स्किल चाहिए होगा आपके पास। जैसे मान लो आपसे कह दे कि ट्रांसप्लांटिंग करना है राइस का, तो आपको तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा ट्रांसप्लांटिंग कि ऐसे करते हैं, वाओ, खेत में जाते हैं। लेकिन यहीं जब आपसे कह दे कि ट्रांसप्लांटिंग करने चलना है, जब घर पे हम रहते हैं तो हमारे दादाजी, हमारे पापा जी अगर कह दे कि ट्रांसप्लांटिंग करने चलना है, जिसे हम लोग गाँव में क्या कहते हैं, धान का रुपाई करने चलना है, तो उस समय में हमारी हालत खराब हो जाती है कि हम लोग पानी में कैसे जाएंगे, हम लोग कादो लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, आर्ट है। और सबसे मजेदार बात ये है कि आपको दे दे और जब तक बताए नहीं दादाजी की कैसे रोपना है, तो आपको आएगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी पढ़ के क्यों नहीं गए। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, जब आप तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आएगा ही नहीं। तो एक क्या है, आर्ट है। साइंस कैसे है? तो साइंस इसलिए है कि आज के डेट में कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन को अगर हमें इंक्रीज करना होता है, तो उसके लिए उसके जीनोम को बदलना पड़ेगा, उसके लिए उसके जेनेटिक्स मटेरियल को बदलना पड़ेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, ये जो हम फार्मिंग ऐसे जगहों पे कर रहे हैं जहाँ पे सॉइल के बिना ही फार्मिंग कर सकते हैं, तो ये सारा किस में कंसिडर हो जाएगा? साइंस में कंसिडर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अब बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रहा है? तो हम पहले हमारे पास जो भी टीलेज करने का प्रैक्टिस था, हम एनिमल्स के माध्यम से करते थे। किसके माध्यम से करते थे? एनिमल्स पुलाव के माध्यम से करते थे। आज की डेट में हमारे पास ट्रैक्टर हो गया है। कुछ ऐसी चीजें हार्वेस्टिंग जो पहले हम खुद से करते हैं, बाई हैंड करते थे, आज के डेट में हम मशीन के द्वारा भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। तो सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? दूसरा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। दूसरा क्या है? ब्रांच है किसका? साइंस का। तीसरा पोर्शन क्या होना चाहिए? तीसरा पोर्शन ये होना चाहिए कि हमारे पास, मतलब पहला हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि जब भी एग्रीकल्चर पूछे तो हम कहेंगे इट इज आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। तीसरा हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, लिख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो, इन विच स्टडी अबाउट, इन विच स्टडी अबाउट, in which study about crop production, animal husbandry, modern agriculture for increasing yield is known as agriculture। सटीक आंसर है और मॉडर्न तरीके से आंसर है। अगर आप पुरानी घिसी पिटी जो लैंग्वेज में पहले बात की जा रही है अगर आपसे पूछे, तो एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो ये पोर्शन आपका क्लियर हो चुका होगा कि एग्रीकल्चर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, और उसके साथ साथ आपको ये भी क्लियर होगा कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में क्या मायने देकर जाती है। अगर इतना तक क्लियर है तो मैं जानता हूँ कि ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक रुक कर आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं यस सर क्लियर है।
क्योंकि अक्सर जब हम वाईटी क्लास लेते हैं या फिर यूट्यूब की क्लास लेते हैं, तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया से पढ़ा दो, बढ़िया से बता दो। जब वो आपके पेड क्लासेस में आते हैं तो उनको ऐसे किया जाता है जैसे कि आप तो मजबूरी में आ ही गए हैं, तो आपका शोषण किया जाए। तो इसलिए यूट्यूब को हम यूट्यूब नहीं समझकर हम पेड क्लासेस समझ के फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें बताएंगे। कुछ भी डाउट हो तो एक बार जरूर लिखेंगे, मैं आपका कमेंट जरूर रीड करूंगा। अब फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप आंसर दिए होंगे जो भी हमने बोला था आपको कमेंट में लिखने के लिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे लैंग्वेज भी हैं जो आपको याद रखना है कि आखिर लैटिन लैंग्वेज से कौन आएगा। एक तो देखो जिसके लास्ट में कल्चर है वो हमेशा याद रखना कि लैटिन से है, किसको किसको छोड़कर, तो लैक कल्चर। उसके साथ साथ हमारे पास किसको छोड़कर, सिट्री कल्चर को छोड़कर। फिर हमारे पास पेस्टिसाइड लैटिन से है, हर्बिसाइड लैटिन से है, फंगिसाइड या फंजीसाइड लैटिन से है, क्रेडिट, सेल, कंपोस्ट, कम्युनिकेशन, सोसाइटी, एक्सटेंशन और उसके साथ साथ सॉइल एंड सॉइल साइंस, ये भी लैटिन से है। आफ्टर देन अगर हम बात करें तो हमारे पास मार्केट, इवेल्युएशन, पल्सेस, इन विवो, इन विट्रो आर इज कॉल्ड, मतलब आर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए, तो ये लैटिन वर्ड इतना होता है, ये चीज़ें याद रखेंगे। ट्रिक के साथ साथ एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है, उसको जरूर याद रखिएगा। फिर वहीं अगर हम ग्रीक की बात करते हैं तो ग्रीक में जिसके लास्ट में नोमी लगा हो, आर वाई लगा हो या वाई लगा हो, जैसे लेलोपैथी, उसके बाद एग्रोनॉमी आर ड्राइव फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड। उसके साथ साथ अर्थोपोडा, बायोडायनेमिक, इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट, एंजाइम, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इकोलॉजी, इंटोमोलॉजी, फाइटो पैथोलॉजी, उसके बाद हमारे पास मेटीरोलॉजी, उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी, उसके साथ साथ ग्राउंड नट, प्लास्टिड एंड नेमाटोड आर ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेंगे जरूर। अदर लैंग्वेजेस की बात करें कि कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो आपको याद रखना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन के बारे में आप जान ही रहे हो कि पोमोलॉजी जो लैटिन और ग्रीक दोनों से है, सोशियोलॉजी जो लैटिन और ग्रीक दोनों से है, उसी तरह से सिट्री कल्चर जो लैटिन और ग्रीक दोनों से है, लैक कल्चर जो किससे है, लैक कल्चर की अगर हम बात करें तो संस्कृत और हमारे पास लैटिन दोनों से है। अब फ्रेंच में आपको याद रखना है कि फ्रेंच भाषा का कौन कौन सा है, तो मैन्योर, इंटरप्राइजेस, ट्रक गार्डनिंग और उसके साथ साथ वल्गराइजेशन। अब कुछ याद रखना या नहीं रखना, फ्रेंच भाषा का जो शब्द है वो याद रखना कि इंटरप्रेन्योर और उसके साथ साथ ट्रक गार्डनिंग। उसके साथ साथ अदर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो अदर जो वर्ड है जैसे कि अरेबिक वर्ड या अरबिक भाषा, इससे कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, तो रबी, खरीफ, जायद एंड उसके साथ साथ मानसून। संस्कृत से अगर हम बात करें तो एक जो आपने एग्रीकल्चर बताया था कि लैटिन का शब्द है, लेकिन याद रखना है कि लैटिन का शब्द तो इंग्लिश वाला है। संस्कृत में इसे हम कृषि लिखते हैं तो बोलते हैं कि कृषि। जितने भी अमूमन हिंदी का शब्द होता है वो किससे होता है, संस्कृत का शब्द होता है। तो आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर का जो कृषि शब्द है वो किससे लिया गया है, तो संस्कृत से लिया गया है। शुगर केन, कॉटन एंड कृषि ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। इट इज क्लियर। चलिए आगे चले। एंग्लो सेक्शन में आपको याद रखना है टीलेज एंड वीट साइंस, ये ड्राइव हुआ किससे, एंग्लो सेक्शन से हुआ। तो अदर वर्ड भी क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर का हमने डिफिनेशन भी आपको बता दिया कि आखिर एग्रीकल्चर का क्या डिफिनेशन होगा। तो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि इट इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। फिर हमने बताया था आपको कि एग्रीकल्चर जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, जिसमें हम मॉडर्न फार्मिंग एंड अदर इंटरप्राइजेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। अब आर्ट, साइंस और बिजनेस यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। छोटा सा एक डाउट है या क्वेश्चन है, जैसे बहुत बहुत बच्चे का डाउट होता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड। अब देखो ये किसी बुक में मेंशन है नहीं कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, लेकिन हम कंसीडर एनी बोरलॉग साहब को करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिन्होंने पूरी दुनिया को, सिनेरियो को बदल दिया। दुनिया में जो स्कार्सिटी था, जो कमी था, जो डिफिशियंसी था फूड का, उस फूड के डिफिशियंसी को इन्होंने बदलाव दिया। और आज भी इनको ग्रीन रेवोल्यूशन को फादर कहते हैं इन वर्ल्ड में। इसीलिए कंसीडर किया जाता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड पूछे तो एनी बोरलॉग साहब के बारे में हम बताते हैं।
इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसी पार्ट में जब आगे दूसरा लेक्चर या तीसरा लेक्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे तो उस समय बताएंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन इनका है। इनके वजह से ही भारत में भी अगर हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से कि ग्रीन रेवोल्यूशन चला था। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में चलाने वाले कौन है, कमेंट में बताएंगे। एनी बोरलॉग साहब, कौन, एम एस स्वामीनाथन है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर ये वर्ल्ड में नहीं हुआ होता अगर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आज भी जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के नाम से दब गया होता या फिर पता ना कौन सा मोड ले लिया होता। तो एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है एनी बोरलॉग साहब, इनका नाम याद रखना है। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे एनी बोरलॉग साहब के बारे में तो वहाँ पे हम जरूर जिक्र करेंगे कि आखिर वो कहानी क्या है कि हम इनको फादर ऑफ वर्ल्ड एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को फादर कहते हैं। क्लियर होना चाहिए। अगला, एग्रीकल्चर फादर इन इंडिया में पूछे तो एम ए स्वामीनाथन। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी तो इनका देहांत हो चुका है लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में बहुत है। इन्हीं की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन चला था और आज भी हम इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मानते हैं। क्लियर है इस पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि आखिर एग्रीकल्चर जो सर आपने पढ़ाया है उसका क्या स्कोप हो सकता है, क्या स्कोप हो सकता है, इस बात को थोड़ा सा बता दीजिए। तो इसके स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में। देखो इम्पोर्टेंस आपको पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर से है। किससे है, मतलब एग्रीकल्चर को किस सेक्टर में रखा जाता है, प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। दूसरी इसमें हम रखते हैं जो हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर है। कौन सा, इंडस्ट्री सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रदान करती है। ठीक है, फूड है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है एग्रीकल्चर, तो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या है, इकोनॉमी का बैकबोन है एग्रीकल्चर। इस बात को याद रखिएगा। ये हमें प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल या साथ साथ फूड भी, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। मान लो किसी भी केस में अगर आपको पशु बहुत लार्ज मात्रा में पालना है तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट देकर जा रही है। आपको एक बागवानी लगाना है तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट देकर जा रही है। आपने सोचा कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है, बहुत लंबे एरिया में करना है या फिर लार्ज एरिया में करना है, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट देकर जा रही है। तो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस पूछे तो क्रिटिकल रोल इंटायर लाइफ ऑफ गिवन इकोनॉमिक्स, द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। कृषि भी अर्थशास्त्र के संपूर्ण जीवन के कृषि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। भोजन तथा कच्चा जो यहाँ पे उत्पाद यानी कि माल उपलब्ध कराने के लिए कृषि जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से में रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस हो गए। सबसे पहला, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। क्या देती है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। अब खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है तो आपको पता है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है किसको, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है मिल्क, पल्सेस एंड जूट। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्पाइसेस को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और इसी स्पाइसेस और मसाले के लिए इंडिया में अंग्रेज बाहर से आए हुए थे, पुर्तगाली आए हुए थे, पोर्चुगीज आए हुए थे। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है मिल्क, पल्सेस एंड जूट। सेकेंड स्थान पे बात करें तो राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन। इट इज द ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ द स्पाइसेस, फिशरीज, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक एंड प्लांटेशन क्रॉप। अगर मान लो एग्रीकल्चर नहीं होता तो हमें फूड नहीं मिल पाता, हम लोग जीवित नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम एनर्जी कहाँ से लेंगे, फूड से लेंगे। तो फूड कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इंडिया रिमेनिंग अमॉन्ग द 3 टॉप रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट एग्रीकल्चर लाइक पैडी, wheat and pulses, groundnut, rapeseed, natural product, vegetables, sugarcane, tea, jute, कॉटन, टोबैको, लीफ एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, इंपोर्टेंस में सबसे पहला
दूसरा इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निभाती है। अब ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स जितने भी हमारे देश में या देश के बाहर जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री कितना हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो हम इसे क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, यानी कि जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हुआ है उससे कितना इनकम हुआ है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। और एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें कि जीडीपी कितना शेयर करता है, तो अभी के फिलहाल डेट के अनुसार या अभी के डेटा के अनुसार लिखेंगे 18% करता है। एक रेंज में बात करें तो 16 से 18% करता है। एक एग्जैक्ट बात करें कितना करेगा तो 17.7 करेगा, यानी कि 17.7 पॉइंट करता है एग्रीकल्चर में। सबसे ज़्यादा अगर कोई जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है तो वो कौन करता है? वो करता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, जो 54-55% वो करता है। कुछ 27% के करीबन में सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर करता है। 17-18% के करीब में कौन करता है? एग्रीकल्चर करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है? तो आपको पता है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जो लार्जेस्ट लोग लाइवहुड के लिए, जो अपने जीवन यापन के लिए इंडिया में निर्भर है, वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर पे निर्भर है। अब पूछे कि कितने लोग निर्भर है, तो 54% पूरे अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो। लेकिन रूरल एरिया के अगर होल हाउस होल्ड की बात करते हैं तो स्टिल 70% तक लोग किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है रूरल एरिया में। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो 54% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पहला हमारे पास क्या हो गया? फूड सिक्योरिटी। दूसरा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तीसरा प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। चौथा जो हमारे पास है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन कंट्री एक्सपोर्ट, मतलब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल जो कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। अब एक्सपोर्ट होगा मतलब बाहर जाएगा, तो एक्सपोर्ट से हमारा क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते हैं ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट मतलब हम कहीं दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं, डेट मीन्स हमारा पैसा लग रहा है। लेकिन हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, उसको बाहर भेजते हैं, तो हम बेच रहे हैं, डेट मीन्स हमारा पैसा बन रहा है। तो एग्रीकल्चर से हमारा ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हम कंट्री में क्या करते हैं, कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री में बेचकर पैसे रीजनरेट कर सकते हैं। जिसमें हम क्या क्या भेजते हैं, जैसे मान लो टेक्सटाइल, सिल्क जो हम प्रोड्यूस करते हैं, राइस भेजते हैं, रबर भेजते हैं, पेपर भेजते हैं, मसाले पूरे भेजते हैं। ठीक है, मिल्क भेजते हैं, मिल्क प्रोड्यूस इंडस्ट्री जो बैठे हैं मिल्क से प्रोड्यूस कर करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो वो सब भी क्या करेगा? जीडीपी में इनडायरेक्ट रूप से कंट्रीब्यूशन करेगा। तो 13% के अप्रोक्सीमेटली हम टोटल क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर से, जहाँ से हमें लर्निंग होता है, पैसे कमाते हैं वहाँ से। उसके बाद एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर की अगर हम बात करें, जहाँ से हमें फिशरीज मिलता है, फॉरेस्ट्री मिलता है, डेयरी मिलता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है रूरल पीपल के लिए। जैसे मान लो कि कोई ऐसा मतलब किसान है जिसके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसने अपने घर में मान लो फॉरेस्ट लगा लिया, एनिमल्स लगा लिया, क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया। तो इन तीनों से क्या होगा? इंटीग्रेटेड फार्मिंग फार्मिंग हो गया। और तीनों से हमारा इनकम क्या होगा? तीन तरीके से, मतलब तीन जगह से आएगा, तो हमारे पास इनकम इनकम क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकम हमारा इन्हांस कर जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये तो बेसिक चीज़ें था कि हमने एग्रीकल्चर देखा, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज देखा, फिर उसके साथ साथ हमने स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लिया कि एग्रीकल्चर का क्या क्या इम्पोर्टेंस एंड रोल है। अब हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। कितने ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर? कितने ब्रांचेज? ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, ब्रांचेज को सिंपल क्यों हम करते हैं, मतलब ब्रांच क्यों बना रहे हैं? एग्रीकल्चर में तो सारे एग्रीकल्चर पॉइंट पढ़नी चाहिए, फिर ब्रांच बनाने की क्या मतलब है? तो ब्रांच बनाने का मतलब ये है कि हमें चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। कोई भी चीज़ जब एक ब्रॉड होती है, जब एक बहुत बड़ी संख्या में होती है या फिर एक लार्ज मात्रा में होती है, तो उसको आसान बनाने के लिए हम खंडित कर देते हैं, कि ताकि हम पर्टिकुलरली एक चीज़ मतलब एक सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलरली जगह पे हम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। इसलिए ब्रांचेस का निर्माण किया जाता है। अब ब्रांचेस को समझना है तो हम समझ लेंगे कि एग्रीकल्चर जस्ट लाइक अ ट्री। एग्रीकल्चर जस्ट लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह होता है। अगर आपको किसी पेड़ के बारे में पूरी स्टडी बहुत अच्छे से करना है, दैट मीन्स उसकी एक एक ब्रांचेस को आपको स्टडी करना पड़ेगा।
उसके पहला ब्रांच कितना है, पहले ब्रांचेस से जो ब्रांच निकला वो कितना निकला है, फिर सेकेंडरी ब्रांचेस कितना है, तब जाके आप कह सकते हो कि हमने एग्रीकल्चर के एक एक ब्रांच को जब स्टडी कर लिया तो हमने पाया कि एग्रीकल्चर का नॉलेज हमारे पास हो चुका है। तो हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहीं पे 16 का 16 ब्रांचेस आपको हम बता देंगे। देखो प्लांट प्रोटेक्शन में 16 ब्रांच हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन 10 ब्रांचेस मोस्ट ऑफ दी पढ़नी है। इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी को हटाकर, चूंकि उसको पेपर 2 में देखेंगे, हालांकि पेपर 1 में भी है। तो यहाँ पे 10 ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक स्लाइड और एक पेज और एक इमेज से आपको कम से कम 16 ब्रांचेस बता के जाएंगे। कैसे बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको बोला था कि क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर में। क्या पढ़ते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं। दूसरा हमने बताया था कि लाइव स्टॉक, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तीसरा हमने आपको बताया था कि इसमें हम और क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम मॉडर्न एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, जिसे हम सॉइललेस फार्मिंग भी कहते हैं। चौथा अगर हम बात करें कि किस पॉइंट पे हमने जिक्र किया था, तो चौथे अगर नंबर की बात करते हैं तो ये हम जिक्र किया था, मतलब हमने जिक्र किया था इंटर या रिलेटिव इंटरप्राइजेस। अब आपको डिफिकल्ट है तो पहला हेडिंग डालिए क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन से कम 5-7 ब्रांचेस ये खुद से बता के जाएगा। कैसे सर? बताते हैं। एग्रीकल्चर में ओवर क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, एनिमल, मॉडर्न एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? रिलेटेड इंटरप्राइजेस को पढ़ते हैं, जो मेन कोर से रिलेटेड होता है। कैसे समझते हैं इसको? सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहला अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं एक क्रॉप के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। क्लियर है? सबसे पहले देखो क्रॉप प्रोडक्शन, हेडिंग डालो क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन को फर्दर 2 भागों में बांट देते हैं। उससे भी पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने का प्रयास करेंगे कि ताकि ये सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो एक इंसान को क्या चाहिए होगा, एक ह्यूमन को क्या चाहिए, यानी कि इंसान को क्या चाहिए? रोटी, यही पढ़ते हैं, कपड़ा, मकान, यही चाहिए होगा। तो ये रोटी कहाँ से आएगा, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अब इस रोटी कहाँ से आएगा, इस चीज को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक और बेसिक जानते हैं कि जो रोटी, कपड़ा, हमें मकान चाहिए, ये कहाँ से फुलफिल होगा। देखो हमारे पास दो प्रकार के हम कह सकते हैं कि सोर्स होता है भोजन का, जिसे हम पहले कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरा हम कह सकते हैं मैक्रो हो गया, एक हम कहते हैं माइक्रो। क्लियर है? एक हम क्या कहते हैं? माइक्रो। अब देखना, अगर मान लो आपको शरीर में जो बेसिक नीड होगा, वो सबसे पहले जो बेसिक नीड होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो ये आप राइस कल्टीवेशन करते हो वहां से खा लेते हो। दूसरा प्रोटीन के लिए आगे हम बताएंगे कि पल्सेस जरूरी होता है, अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए आप। तीसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है ऑयल, यानी कि जहां से फैट प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले अगर कोई चीज एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हम अपटेक करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा पहले एनर्जी अपटेक करता है शरीर, तो वो कार्बोहाइड्रेट से करता है। फिर कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद प्रोटीन से करता है, फिर प्रोटीन खत्म होने के बाद फैट जो हमारे पास है जमा हुआ, उसमें से अपना भोजन अपटेक करता है। ये हमारे पास मेजर हो गया और बेसिक नीड हो गया, जो मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक्सटर्नल यूज की अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में? एक्सटर्नल यूज की बात करते हैं कि और चीजें हमारे पास कमी हो जाए, जैसे मान लो विटामिन की आपकी कमी हो जाए, आपको मान लो कि आपकी कमी हो जाए मिनरल्स की शरीर में, तो ये कौन पूरा करेगा? तो ये पूरा करेगा फ्रूट। कौन पूरा करेगा? फ्रूट पूरा करेगा। अब हमने ये क्यों बताया, तो अब समझो मेन कोर कि आखिर हमने ये पॉइंट क्यों जिक्र किया है। तो जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फसल उत्पादन पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या हो जाएगा? एग्रोनॉमी पढ़ते हैं। ठीक है। इससे भी पहले, एग्रोनॉमी से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन कितने भागों में बांट दिए इसको? 2 भागों में। क्रॉप प्रोडक्शन 2 भागों में। पहला एक होता है फील्ड क्रॉप, दूसरा होता है हमारे पास गार्डन क्रॉप।
अब जो फील्ड क्रॉप है, जो बेसिक नीड हमें पूरा कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वो कौन पूरा करेगा? फील्ड क्रॉप पूरा करेगा। लेकिन उसी बिहाफ पे अगर हम मानते हैं कि हमारे पास मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ विटामिन की रिक्वायरमेंट है, तो ये कौन पूरा करेगा? फ्रूट पूरा करेगा। तो फ्रूट पूरा करेगा, तो फ्रूट को हम पहले लगाएंगे। आमतौर पे पहले लोग थोड़ा सा गार्डन लगाते थे, अपने घर के पास लगाते थे, जिसे होम गार्डन कहते हैं। अब लोगों ने क्या किया कि उनको फ्रूट की रिक्वायरमेंट होना बढ़ गया, मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ गया। जब रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो उसने गार्डन लगाया बहुत लार्ज एरिया में, और उस गार्डन को हम कह देते हैं गार्डन, और उसको हम पढ़ते हैं किस में? हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। तो अभी तक दो ब्रांचेज आपका क्लियर हुआ होगा। एक तो फील्ड क्रॉप जिसमें पढ़ते हैं उसको एग्रोनॉमी कहते हैं, एक तो गार्डन क्रॉप पढ़ते हैं उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो। अब आते हैं हम अपने किस वाले पॉइंट पे? एग्रोनॉमी पॉइंट पे ही पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन आप पढ़ोगे तो मान लो कोई ये प्लांट लगा हुआ है, कोई क्रॉप लगा हुआ है। अब एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए जो हमारे पास ऑप्टिमम चीज है वो क्या चाहिए? सबसे पहला जो इसको ग्रो होने के लिए चाहिए वो इंसेक्ट से बचना होगा। अगर इंसेक्ट के बचाने के तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इंसेक्ट के बारे में जानना भी जरूरी है। तो इंसेक्ट के बारे में पढ़ना और इंसेक्ट के बारे में जानना एंटोमोलॉजी कहलाता है। इस प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट चाहिए, उससे पहले हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा कि प्लांट न्यूट्रिएंट एंड देयर मैनेजमेंट क्या। चलिए, तो इंटोमोलॉजी भी हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, इसमें न्यूट्रिएंट चाहिए तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट चाहिए तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? ये न्यूट्रिएंट मिलेगा इसको इसके सॉइल से। एक मिनट, कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेगा? इसके सॉइल से मिलेगा, यानी कि मिट्टी से मिलेगा। तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है, तो इस मिट्टी के प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना कि मिट्टी होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके पढ़ना। तो उसे हम कह देते हैं सॉइल साइंस। क्या कहते हैं? सॉइल साइंस। अभी हमारे पास जो ब्रांचेज निकल के आई है वो 3-4 ब्रांचेज हो गई है। अब इसके अंदर एंटोमोलॉजी हमने पढ़ लिया। कोई अगर डिजीज लगता है तो उसके लिए हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, और डिजीज को स्पेशली जानने के लिए, चूंकि कंट्रोल करना है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी भी है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी। क्या पढ़ते हैं जी? तो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं। अब ये प्लांट पैथोलॉजी भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद मान लो कि जहाँ पे हमने क्रॉप को ग्रो किया वहाँ पे वीड भी हमारे पास आया है। क्या है? वीड भी ग्रो हो रहा है, तो वीड को भी कंट्रोल करना है ना, तो इसके लिए पढ़ते हैं वीड साइंस। क्या कंट्रोल करना है? वीड भी कंट्रोल करना है, तो वीड साइंस पढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं कि प्लांट के जीनोटाइप में कोई चेंज करना है, कोई ऐसा प्लांट है जिसके जेनेटिक्स मॉडिफाई करना है या फिर उसके जीनोम्स में बदलाव करना है कि ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा दे दे, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ लेते हैं। तो एक ब्रांच ये क्लियर होकर आ गया। और अगर दूसरी ब्रांच की तरफ चले तो हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। तो एक ब्रांचेस ये भी हो गया। और ब्रांचेस की बात करें तो वीड साइंस हमने बता दिया। एक और ब्रांच है जो आपको याद रखना है, वो ब्रांचेस कौन सी है कि इसकी प्लांट के मार्फोलॉजी जानना पड़ेगा। अब मार्फोलॉजी जानना पड़ेगा तो हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें हम प्लांट के मार्फोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि जो भी हम प्लांट ग्रो करेंगे वो पहले क्या होगा? सीड होगा। तो इस सीड को बहुत अच्छे से पढ़ना कि आखिर सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सीड का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए हम सीड टेक्नोलॉजी या सीड साइंस पढ़ लेते हैं। क्लियर है ये पोर्शन? उसके बाद भी अगर अभी और भी ब्रांचेस बची है उस ब्रांचेस को भी क्या करेंगे? अभी ही हम डिस्कशन कर लेंगे। फिर अगर हम बात करें किसके बारे में, फिर अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो ब्रांचेस क्रॉप प्रोडक्शन का, ये कंप्लीट हो गया। क्रॉप प्रोडक्शन का ये कंप्लीट हो गया। अब मान लेते हैं कि क्रॉप पर हमने लैग ग्रो किया तो लैग कल्चर पढ़ते हैं। एपी कल्चर बगल में हमने ग्रो किया, एपी कल्चर पढ़ते हैं। फॉरेस्ट को ग्रो किया, फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं हमने। उसके बाद फिश को ग्रो किया तो फिशरीज पढ़ते हैं। उसके बाद अगर भी हम बात करते पोल्ट्री फार्म तो पोल्ट्री फार्म को पढ़ लेते हैं। अगर स्पेशली लाइव स्टॉक जो हम पशु को ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हम लाइव स्टॉक पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कह देते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तीसरा जो जो हमारे पास मॉडर्न एग्रीकल्चर था, सॉइललेस फार्मिंग, उसमें हाइड्रोपोनिक पढ़ लेते हैं, उसमें एक्वा कल्चर पढ़ लेते हैं, एक्वापोनिक को पढ़ लेते हैं। तो ये 3 ब्रांचेज हो गई।
फिर हमने बात किया था कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में आज के डेट में हम क्या पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में आ जाएगा क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसके बाद प्रिसीजन फार्मिंग, ये सब फार्मिंग भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये भी एक ब्रांच निकल के आ गया मॉडर्न एग्रीकल्चर। लास्ट इंटरप्राइजेस के बारे में हमने बता ही दिया कि लैग कल्चर, सील जो सील कल्चर होता है वो, उसके साथ साथ हमारे पास एपी कल्चर, उसके बाद हमारे पास एक्वापोनिक, एक्वाकल्चर जैसे सब्जेक्ट। तो टोटल मिला के जो हमारे पास ब्रांचेस है वो 17 ब्रांचेस अभी हमने आपको विद इन 5 मिनट में याद करवा दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा। फिर से वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और कमेंट में सेकेंड वाला वाई लिखिए, वाई लिखकर 1 और वाई लिखकर सेकेंड। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम लाइव क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके थोड़ी बहुत ब्रांचेस को देखते हैं। एग्रोनॉमी, हम इसमें क्या डील्स करते हैं, वेरियस ऑफ क्रॉप को डील करते हैं, उसके फूड ऑफ क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, वाइल्ड सीड क्रॉप। इसमें हमें बेटर फूड प्रोडक्शन एंड कंट्रोल द डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर्स में हम वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, और कॉन्डिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बेवरेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर हो गया। फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके वुड, टीवर, रबर, एटीसी, अल्सो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। डील्स विथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर द ब्रीडिंग, जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री, उसके ब्रीडिंग, उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद बात करें ओलेरीकल्चर, तो उसमें हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें हम स्टडी एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग साइंस को पढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री में मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड स्टडी को पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री, उसमें रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसे एग्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, तो इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में पैथोलॉजी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। सेरिकल्चर में सिल्कवॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। बी कल्चर, जिसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, तो इसमें हम हनी बी के बारे में पढ़ते हैं। अल्बोरिकल्चर का मतलब होता है कि आर्ट है एक कल्टीवेशन का, जिसमें हम मैनेजिंग करते हैं श्रब, ट्री, जो वुडी वाले प्लांट होते हैं उसको। ठीक है। वहीं हमारे पास वर्मी कल्चर, जिसमें अर्थवार्म के रेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं। पीसी कल्चर, जिसमें हम फिश के बारे में पढ़ते हैं। ये सब ब्रांचेस हम क्या डील करते हैं, किस में डील करते हैं, तो एग्रीकल्चर में डील करते हैं। अब एक एक ब्रांच को थोड़ा सा डीपली में समझेंगे। हालांकि जब सॉइल साइंस से स्टार्ट करेंगे तो सॉइल को समझेंगे, एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे तो एग्रोनॉमी को डेप्थ में समझेंगे। यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर पूछे कि सॉइल, तो ये सबसे पहले याद रखेंगे कि ये लैटिन शब्द से लिया गया और उसका नाम है सोलम। सोलम का मतलब होता है ए प्लस बी होरिजन। जब आगे हम होरिजन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको क्लियर होगा। ए प्लस बी होरिजन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास टॉप लेयर ऑफ सॉइल है उसको हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। इस सोलम का मतलब होता है ग्राउंड एंड फ्लोर। क्या होता है, ग्राउंड एंड फ्लोर होता है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो, मतलब राइट आंसर कह रहे हैं, तो हमारे पास सॉइल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिकल, सॉइल बायोलॉजिकल इज नोन एज सॉइल साइंस। क्लियर है? क्लियर है। दूसरी ब्रांच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। मान लो आपको कुछ चीज का स्प्रे करना है, आपको कोई चीज का टीलेज, किसी फील्ड का टीलेज करना है, तो आपको मशीन चाहिए और मशीन के बारे में पढ़ना कि उस मशीन कैसे काम करता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्लियर होगा ये पॉइंट। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है कि अगर कोई हमारे पास क्रॉप है उसमें किसी प्रकार के पैथोजन लग चुका है, उस पैथोजन को बहुत अच्छे से समझना, उस पैथोजन के बारे में कंट्रोल करना कि उस पैथोजन से कैसे बच सकता है, उसको हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। सॉरी फॉर डैट, यहाँ फिजियोलॉजी लिखा हुआ है तो हमने पैथोलॉजी समझ लिया, फिजियोलॉजी को अब समझ लेते हैं। प्लांट के एक एक पार्ट को उसके वर्क के अनुसार समझना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे कि अगर हम प्लांट के रूट के बारे में पढ़ रहे हैं कि रूट का क्या काम है, शूट का क्या काम है, उस रूट के आगे वाले पोर्शन का क्या काम है, लीफ का क्या काम होता है, स्टेम का क्या काम होता है, यानी कि उसके इंटायर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, उसके वर्क के बारे में पढ़ना, डेट मीन्स प्लांट फिजियोलॉजी होता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी भी हमारा अगला ब्रांच हो गया। एग्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड द फील्ड मैनेजमेंट फॉर ऑब्टेन बाय फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब जिसमें हम प्रैक्टिस और प्रिंसिपल को पढ़ते हैं,
जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन से रिगार्डिंग पढ़ते हैं कि क्रॉप को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी जो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, फील्ड को मैनेजमेंट कर रहे हैं, डैट मीन्स क्या कहलाएगा, ये एग्रोनॉमी कहलाएगा, जिसे सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्लियर है। प्लांट पैथोलॉजी अभी हमने आपको बता ही दिया। इंटोमोलॉजी जिसमें इंसेक्ट लगेगा, तो इंसेक्ट लगेगा तो कंट्रोल भी तो करना होगा, और कंट्रोल करना होगा तो कंट्रोल करने से पहले उस इंसेक्ट के बारे में जानना भी होगा। तो अगर हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट की बात करें तो वो इंटोमोलॉजी कहलाता है। हर एक पार्ट को बहुत डीपली से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक है तो बेसिक समझते हुए चलते हैं। फिर आता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्म। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को रेयर करना, केयर करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। लेकिन कौन सा एनिमल्स को हम रेयर एंड केयर करेंगे, तो हम उस एनिमल्स को करेंगे जिसको हम पाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द निकल के आता है लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा एनिमल जिसको हम पालते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। डेयरी फार्म का मतलब होता है कि एनिमल से जो हमारा प्रोडक्ट आया है, सबसे पहला मिल्क, उस मिल्क का वैल्यू एडिशन करना या मल्टीपल प्रोडक्ट तैयार करना, वो सारा जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, डेयरी फार्म में पढ़ते हैं। तो ये भी इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट्री जो लैटिन का शब्द है, ये फॉरेस्ट से निकल के आया। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, वुडी प्लांट जो होता है उसकी साइंटिफिकल स्टडी करना, मैनेजमेंट करना, वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट्री कहलाएगा। फिशरीज का मतलब होगा कि जो पानी के अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि मछली है, उस मछली को रेयर करना, पालना, उसको हम क्या कहेंगे, फिशरीज कहेंगे। फिशरीज को भी पढ़ेंगे हम। फिर हमारे पास आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। क्या आता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पहले पढ़ते हैं कि आखिर सेल क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ते हैं कि आखिर इस प्लांट में पाए जाने वाले जीन्स को कैसे एक्सचेंज करके, कैसे इंप्रूव करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इसको हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब एक जगह से दूसरे जगह, ये जगह कौन सा है, तो आपने जो चीज़ें पढ़ी है पूरे एग्रीकल्चर कोर्सेस में, उस एग्रीकल्चर कोर्सेस में जब आप ऑफिसर बनेंगे तो वो फार्मर को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रोसेस को एक्सटेंशन एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं। क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर हम चले ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, किसके तरफ चल रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चल रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये किसके अंदर आता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर जहाँ पे हम मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जब हम पढ़ेंगे ना, ऐसे तो जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, नहीं तो हम जब टाइप ऑफ फार्मिंग हम पढ़ेंगे, किसके टाइप ऑफ फार्मिंग, एग्रोनॉमी में, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये सारे फार्मिंग आते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस एंड ऑल्सो विदाउट यूज ऑफ जीएम क्रॉप इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब एक ऐसा क्रॉप, कोई भी क्रॉप जिसका हम कल्टीवेशन करते हैं, जिसका हम खेती करते हैं बिना किसी केमिकल सब्सटेंस के, बिना किसी जेनेटिक्स मॉडिफाई क्रॉप के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दे देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फादर है सर एल्बर्ट वार्ड होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में जो हमारे पास आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद होता है, ये सब पहले से स्टार्ट है, लेकिन कंसीडर नहीं किया गया था। बस बात इतना ही है, अभी कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है। तो जब एल्बर्ट वार्ड जो हमारे पास पहले से मध्य प्रदेश के कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में कार्यरत थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि इंडिया वाले बिना किसी केमिकल का यूज किए हुए अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं। क्योंकि उस समय हमारे पास, हम फ्रीडम नहीं थे, हम स्वतंत्र नहीं थे, तो उस समय उनको क्या लगा कि इनका जो कंसेप्ट है ये चोरी करके हम यूरोप में जाकर अपना ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और 1930 में उन्होंने अप्लाई भी किया, और इसीलिए आज भी उनको माना जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सर अल्बर्ट हावर्ड के बारे में अगर पूछे कौन है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्लियर है ये बात। चलिए, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा इतिहास अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि 1924 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है रुडोल्फ स्टीनर। क्या नाम है, रुडोल्फ स्टीनर, जिन्होंने बायोडायनेमिक बुक लिखा और उस बुक में बताया, बायोडायनेमिक कंसेप्ट दिया। बायोडायनेमिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके उन्होंने फार्मिंग किया था। फिर 1930 में अल्बर्ट वार्ड ने किया और उनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। फिर 1940 में जो ये ऑर्गेनिक शब्द आप सुन रहे हो ना, एक वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक,
तो नॉर्थ बॉर्न नाम के एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एक बुक लिखी थी लुक टू द लैंड। अपने भूमि की तरफ देखो कि हम लोगों ने कितना केमिकल सब्सटेंसेस यूज करके अपने भूमि की जो फर्टिलिटी रेट है उसको बहुत ज्यादा हमने डाउन कर लिया। और उस केसेस में उन्होंने बताया कि लुक टू द लैंड बुक में ऑर्गेनिक नाम का कोई शब्द दिया था, और उसी ऑर्गेनिक शब्द को हम आज कॉपी करते हैं और उसी ऑर्गेनिक शब्द को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है कि बिना केमिकल सब्सटेंस के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना किसी भी केमिकल सब्सटेंस के जब हम यूज करते हैं और फार्मिंग के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक नेचुरल फार्मिंग आता है, जिनके बारे में हम आगे टाइप ऑफ फार्मिंग में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में हमने दो मुद्दे पे बात की। पहला मुद्दा हमारा ये था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्या था, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, और तीसरा हमने बात की ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें हम 17-18 ब्रांचेस को हमने बहुत अच्छे से डील कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप घर पे जाएंगे, जो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो अपना एक नोट्स बनाएंगे। ये क्लासेस आपको डेली 8 बजे के करीब में इसी यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली उपलब्ध कराया जाएगा। कोशिश यही रहेगा, अगर एक आध दिन मिस भी होता है तो उसके लिए मैं कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। बाकी जितने लोग भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, थोड़ा सा अपने छोटे भाई को, या फिर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से थोड़ा सा हमें हेल्प मिल रहा है, देन आप सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज आपको लगता है कि हेल्प नहीं मिल रहा है, देन सब्सक्राइब नहीं करना, आपकी इच्छा के अनुसार है। मेन पॉइंट ये है, मेन मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ाई बहुत ईजी हो जाना चाहिए। बाकी का जो बात है वो होती रहेगा। बाकी ग्रुप में भी नहीं जुड़े हैं तो हम लोग का ग्रुप भी है, ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हम लोग का टेलीग्राम भी है, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। इस क्लास को अपलोड डेली 8 बजे कर दिया जाएगा, तो आप लोग टाइम पे 8 बजे आ जाएंगे। और डेली क्लास को देखने के बाद 10 बजे हम जो चैनल बनाए हैं, जो हमने ग्रुप बनाया है, उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। क्लियर है? कल मिलेंगे इसी टाइम पे। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।